हेलो फ्रेंड्स, हम नवीन सर द्वारा पढ़ाई गई हिंदी को आज वर्णमाला चैप्टर करा रहे हैं, जो कि नवीन सर द्वारा यूपीएसआई में पढ़ाई गई हिंदी का नोट्स है, जिससे आप यूपी पुलिस में इस नोट्स को बेहतर कर सकते हो, यानी कि फास्ट रिवीजन होगा इस नोट्स का। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो वर्णमाला की परिभाषा होती है, वर्णों को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण यानी कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या होता है? तो अक्षर देखिए, जो ध्वनि मुख से निकलकर आकाश में व्यक्त हो जाती है वो अक्षर कहलाती है। और वर्ण क्या होता है? वर्ण मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप ही देना वर्ण कहलाते हैं। कोई हम लिख देते हैं, जैसे कि हमने का बोला और का को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो वही क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी। तो वर्ण, अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। यानी कि लिख देंगे, जैसे कि हमने बोला और लिख दिया का, तो ये सबसे छोटी इकाई होगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक यानी कि मुख से बोलने वाली होती है ध्वनि। तो मुख से बोलने वाली ध्वनि होती है। वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाय होता है, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 उच्छिष्ट होते हैं, जो कि आप जैसे नीचे देख सकते हैं। 11, 33, 2, 4, 2। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने 1985 में देवनागरी लिपि और हिंदी लिपि को मानवीकरण जारी किया तो अंतर्राष्ट्रीय अंक ए होते हैं और देवनागरी लिपि के अंक ए कहलाते हैं। लिपि क्या है? लिपि किसी भाषा को लिखने का तरीका लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। स्वर देखते हैं, तो स्वर की परिभाषा होती है, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण सुसंत्र यानी कि बिना रुकावट यानी कि स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होता है, कोई भी रुकावट नहीं होती। आ ई उ आदि होते हैं। व्यंजन को देखते हैं। व्यंजन, तो परिभाषा व्यंजन की वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसे का को देखिए तो आधा का और प्लस में आ आएगा। गा को देखिए आधा खा को देखिए आधा खा और प्लस में आएगा। गा का आधा गा और आ आएगा। यानी कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। आगे देखते हैं, तो देखिए, का को पूर्ण इनको आधा लिखना हो तो यदि हलंत लगा है तो प्राकृत में अर्धे स्वर होगा। तो देखिए, ए यानी कि यहाँ हलंत लगा है तो ये आधे होंगे। व्यंजनों को आधा यानी कि व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका क्या होता है? तो व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका होता है, जो व्यंजनों की कुल संख्या हमने कितनी बताई थी? 33। 2 को आधा ऐसे लिखते हैं, यानी कि जो इनकी आगे का हिस्सा होता है उसे आगे नहीं होता, ऐसे आधा लिख देते हैं। तो इनको 2 को ऐसे लिखते हैं और 9 को ऐसे लिखते हैं। जो नीचे घुमावदार की लोटनिक यानी कि घुमावदार होते हैं उनको ऐसे लिखते हैं जी घुमावदार। देखिए, इनको हलंत लगाकर आधा लिखते हैं, यानी कि जो घुमावदार होते हैं उन्हें हलंत लगाकर आधा लिख देते हैं, जो नीचे घुमावदार होते हैं। 22 संख्या ऐसी है व्यंजनों की जो खड़ी पाई को पार नहीं कर सकते हैं। जैसे खा खा गा गा जी होते हैं, आधा लिखने के लिए खड़ी पाई को हटा देते हैं। आधा लिखने, जैसे हमने गा लिखा तो ये खड़ी पाई ए होती है, इसको हटा देंगे। हमने गा लिखा, इसको हटा देंगे। हमने घा लिखा तो खड़ी पाई को हटा देते हैं, तो ये आधा लिख जाता है। अब सिरोरेखा क्या होती है? रेखा ए होती है, इसे सिरोरेखा बोलते हैं और इसे खड़ी पाई बोलते हैं। सिरोरेखा और खड़ी पाई बोलते हैं। देखिए, यहाँ पर इस सिरोरेखा और खड़ी पाई यहाँ पर है। तो बिंदु अब लगाने का तरीका क्या होता है? बिंदु लगाने का तरीका क्या होता है? जैसे कि यहाँ पंचमा अक्षर, यहाँ पर देखो जो नुक्ता वाले होते हैं, यहाँ पर ऐसे ये नुक्ता वाले होते हैं। क्या होते हैं? नुक्ता वाले होते हैं। का खा गा जा फा अरबी फारसी के शब्द होते हैं। जैसे हमने का लिखा और नीचे यहाँ पर इस साइड बिंदी रख दी तो ये नुक्ता कहलाते हैं। यहाँ पर गा लिखा, यहाँ नीचे बिंदी रख दी तो नुक्ता वाले कहलाते हैं। और एनसीईआरटी ने नुक्ता वालों की संख्या कितनी मानी? एनसीईआरटी ने नुक्ता वालों की संख्या कितनी मानी है? 3 मानी है। एनसीईआरटी ने नुक्ता वालों की संख्या 3 मानी है। अनुस्वार देखते हैं। अनुस्वार देखते हैं। अनुस्वार क्या होता है? जो शिरोरेखा के ऊपर लगने वाली बिंदी अनुस्वार कहलाती है। शिरोरेखा के ऊपर लगने वाली बिंदी अनुस्वार कहलाती है। बिंदी अनुस्वार कहलाती है। जैसे देखिए, पंप, आडंबर, हलंत, शंकर, दंड, मंगल, तो ये अनुस्वार होंगे। अब उच्छिप्त ताड़ंजा द्विगुण ये होते हैं 2। ये होते हैं उच्छिप्त ताड़ंजा द्विगुण। तो इसके नियम कितने हैं? 5 है। 5 नियम है। किसी शब्द की शुरुआत में उच्छिप्त नहीं होगा, जैसे डमरू, ढोलक और ढक्कन।
और अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा, जैसे रोड, बोर्ड, ग्राउंड, रिकॉर्ड। और द्वित व्यंजनों में इनका प्रयोग जैसे हड्डी, टिड्डी, उद्यान, कबड्डी। और उपसर्ग में इनका प्रयोग नहीं होगा, जैसे निडर और डा ढा के तुरंत